शिक्षा मामलों की संसद की अस्थायी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में हुई। समिति ने सीबीएसई के अध्यक्ष और स्कूली शिक्षा सचिव को तलब किया था। समिति सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में ओएसएम में हुई गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में दोनों अधिकारियों को तलब किया था। साथ ही सार्थक सिद्धांत उस विद्यार्थी को भी समिति ने पक्ष रखने के लिए बुलाया था जिसने शिकायत की थी। सार्थक सिद्धांत ने समिति के सामने विस्तार से जानकारी दी। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग में किस तरह से गड़बड़ी हुई है और विद्यार्थियों को सीबीएसई की लापरवाही की वजह से कितना नुकसान हुआ है। समिति ने अपनी नाराजगी जताई और सीबीएसई से इस पर जवाब तलब किया और सीबीएसई से कहा कि विस्तार में वो इस बात की जानकारी दें कि किस तरह की व्यवस्था की गई थी कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ मजाक हो गया। साथ ही स्कूली शिक्षा सचिव को भी समिति ने फटकार लगाई और कहा कि अगर गड़बड़ी हो रही थी तो उसको पहले ही क्यों नहीं समझा गया और क्यों इसको ट्रायल के तौर पर लेने के बाद सीधे अमल में ला दिया गया और इसकी बाकी चीज़ों पर विचार क्यों नहीं किया गया। लगभग 3 घंटे तक समिति की बैठक हुई और उसमें छानबीन करने की कोशिश समिति की तरफ से की गई कि ओएसएम में आखिर गड़बड़ी किस तरह से आई, उसे दुरुस्त किस तरह किया जा सकता है। जो सार्थक सिद्धांत ने सवाल उठा है तो उस पर समिति ने विस्तार से जवाब भी सीबीएसई से मांगा है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शिक्षा डेथ केस में आज एक बड़ा फैसला सामने आया। 2 जून मंगलवार को सेशन जज शोभना भलावी की कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। समर्थ और रिटायर्ड जज जो है गिरिबाला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया है। लगातार सीबीआई विभाग इस मामले को लेकर जांच कर रहा है। पहले दोनों को जो है 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, यानी कि सीबीआई ने 5 दिन दोनों माँ बेटों से पूछताछ की। उसके बाद आज रिमांड खत्म हुई और दोनों को जो है कोर्ट में पेश किया गया। यदि हम कोर्ट की बात करें तो अपने केस की पैरवी जो है गिरिबाला सिंह ने खुद की और सीबीआई पर जो है गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मेरे घर के सामने गाड़ी जा सकती है तो सीबीआई विभाग मुझे 3 घर पहले क्यों उतारती थी। और जिस तरीके से मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे वो नाराज़ भी नज़र आई हैं। वहीं इस केस को सुलझाने के लिए सीबीआई तमाम तरीके से जांच कर रहा है, हर एक उस एंगल से जांच कर रहा है। सीबीआई विभाग ने घर पे पहुंचकर 12 मई की उस रात के दृश्य को जो है दोबारा दोहराया। एक पुतला बना के ट्वीशा की मौत के बाद उतने ही वजनी पुतला बनाकर पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई जांच में क्या सच सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाल ही में यूपीपीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 10% बिजली की जो दर है वो बढ़ाने का फैसला किया था। यूपीपीसीएल के इस फैसले के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक याचिका डाली और उस याचिका में शिकायत की गई कि ये जनता पर अतिरिक्त बोझ होगा। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग ने इस फैसले पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल से बोला है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। नियामक आयोग के इस फैसले के बाद अब यूपीपीसीएल को अपना दिया हुआ निर्णय वापस लेना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। वोट के बाद हुई हिंसा और आतंक के विरोध में धर्मतला की वाई चैनल पर तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी धरना और प्रदर्शन कर बैठी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ये पहली बार है जब ममता बनर्जी किसी सड़क पर आंदोलन या जन आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में नजर आई है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और बयान कर रही। तृणमूल के कुछ एमएलए और 2 सांसदों को छोड़कर किसी बड़े नेता की मौजूदगी देखने को नहीं मिली। कार्यकर्ता मौजूद जरूर थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, लगभग 100 के आसपास। एक तरफ
ममता बनर्जी धरने पर बैठी है, तो दूसरी तरफ तृणमूल में छूट और एक नए तृणमूल दल के गठन की संभावनाएं तेज होती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस धरना के जरिए तृणमूल कांग्रेस को अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर पार्टी के कठिन दौर में कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस को भविष्य क्या होगा इसका स्पष्ट संकेत शायद आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। क्या वेस्ट बंगाल में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे मॉडल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी? इस सवाल का जवाब भी जल्द सामने आ सकती है। सरकार ने अब 180 दिन से ज़्यादा रहने वाले विदेशियों के लिए नई कानून जो है वो लागू की है। देखिए, सीधे तौर पर गृह मंत्रालय ने 2025 के अधिसूचना में एक बदलाव किया है, जहां पर 180 दिन से ज़्यादा रहने के लिए अगर कोई विदेशी भारत में रुकते हैं तो उनको उससे 180 दिन के अंदर ही उन्हें नया रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होगा, यानी कि 180 दिन पूरे होने से ठीक पहले नया रजिस्ट्रेशन जो है उन्हें कराना होगा। इससे पहले जो पुराने प्रावधान थे उसमें अगर कोई व्यक्ति 180 दिन से ज़्यादा रुकना चाहता था तो उसे 180 दिन के बाद 14 दिन का समय जो है वो दिया जाता था, जिसके तहत वो 14 दिन के अंदर फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकता था। लेकिन भारत सरकार ने एक नई नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब जो भी व्यक्ति 180 दिन से ज़्यादा रुकना चाहता है या पूरे एक साल के कैलेंडर में उसका 180 दिन होता है और उससे ज़्यादा वो रुकता है तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि अगर कोई नवजात बच्चा भारत में पैदा होता है और उनके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर के होते हैं, विदेशी नागरिक होते हैं, तो उन्हें जन्म के 30 दिनों के अंदर ही जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा, ताकि नया वीज़ा जो है उस बच्चे को अलॉट किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी यूके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लंबे अंतराल के बाद चारधाम यात्रा की समीक्षा की। यात्रा में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और यात्रा शुरू होने से पहले किस तरह की निर्देश दिए गए थे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कतें या असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने आज इस बैठक में लंबे समय तक मंथन किया। 2 घंटे चली इस बैठक में चारधाम यात्रा में लगातार उमड़ रहे श्रद्धालुओं को उन्होंने अच्छा संकेत तो बताया, लेकिन कई जगह से जो असुविधाएं और असंतोष की जो बात हो रही थी, श्रद्धालुओं को जो असुविधाओं की बात हो रही थी, उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ये संख्या बढ़ना अच्छा है, गौरव की बात है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य और तमाम जितने भी विभाग इससे जुड़े हुए होते हैं, जिनको अपना योगदान देना होता है, उन सभी को हिदायत दी कि किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए। इसी मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मानसून से पहले एक समीक्षा की और जिसमें सारे जिलाधिकारी गढ़वाल के जुड़े हुए थे। चारधाम यात्रा की बैठक में ही उनका जो पार्ट 2 समीक्षा का पार्ट 2 था वो मानसून था और उन्होंने कहा चूँकि चारधाम यात्रा चल रही है, मानसून से पहले वो तमाम तैयारियां धरातल पर दिखनी चाहिए, जिससे मानसून आने के बाद किसी तरह की कोई असुविधा यात्रियों को या आम नागरिकों को या स्थानीय नागरिकों को हो सकती है। उन्होंने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह से कोई खामी तैयारियों में नहीं होनी चाहिए, मानसून से पहले तैयारियां पूरी कर लें और चारधाम यात्रा निर्विघ्न तौर पर जारी रहनी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। गोरखपुर वासियों को मिला एक और पिकनिक स्पॉट। आपको बता दें कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तरह अब एक और पिकनिक स्पॉट गोरखपुर वासियों को मिला है। ये चिलुआ ताल नौका विहार है। ये जो हम लोग जहां पर खड़े हैं, ये चिलुआ ताल नौका विहार है और 21 करोड़ की लागत से इस पिकनिक स्पॉट को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट और इसी चिलुआ ताल में अब बोटिंग का भी मजा आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। काल नौका विहार पर लोग घूमने के लिए आते थे, उस पिकनिक स्पॉट पर आते थे और हजारों की संख्या में लोग रामगढ़ ताल झील के बाद जाते थे। अब चिलुआ ताल इस नौका विहार पे भी अब लोग घूमने के लिए आएंगे। आज ही आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो एक नया पिकनिक स्पॉट मिला है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लगता है। आने वाले समय में मतलब बहुत ही बढ़िया फीलिंग महसूस करने लिए यहाँ पे लोग आएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, अपना रिलैक्स होंगे, अच्छा लगता है। थैंक यू।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 21 करोड़ की लागत से ये पिकनिक स्पॉट दिया है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और सवेरे टहलने के लिए आएंगे, तो कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों में खुशी देखने को मिल रही है। न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक मार्ग पर लापता महिला ट्रैकर बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वन विभाग की संयुक्त टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। खोज अभियान में डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है ताकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तलाश को और तेज किया जा सके। इस मामले में बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी पर फर्जी दस्तावेज जमा करने और बिना वैध अनुमति के महिला ट्रैकर को ट्रैक पर भेजने के आरोप लगे हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी को निलंबित कर दिया है। फिलहाल पूरा प्रशासनिक अमला महिला ट्रैकर की सुरक्षा तलाश में जुटा हुआ है और हर संभावित क्षेत्र में सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है। 30 मई को हमको रात में करीबन 8 बजे हमारे डीसीआर पे ये सूचना मिली थी कि एक युवती जो अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ यहाँ आई थी, वो दयारा बुग्याल के ट्रैक पर वो मिसिंग हो रखी है। तो जब 30 की रात्रि में हमें ये सूचना मिली तो तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मनीरी को, जिनके एरिया में वो दयारा बुग्याल वाला क्षेत्र आता है, तो हमने उनको और एसओजी की टीम को उसमें तत्काल ही लगा दिया था। साथ में हमने एसडीआरएफ की, क्योंकि वो एरिया सारा फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी और एसडीआरएफ को भी लिया था। नेक्स्ट डे जो कल था, मतलब 31 मई को, इसमें हमने एनडीआरएफ की भी मदद ली और हमारा जो इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें हमारी लोकल की पुलिस टीम है, साथ में हमने इसमें एसओजी को भी लगाया हुआ है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट ऑफिशियल और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सब भी इसमें, उसको मिसिंग जो फीमेल है उसके हमने कई पोस्टर्स वगैरह भी बनाए हैं और सभी में वहाँ पूछताछ कर रहे हैं। वही बबीता पांडे के परिवार के साथ साथ पूरा देश इस सर्च ऑपरेशन पर अपनी निगाहें बनाए बैठा है और भगवान से यही दुआ कर रहा है कि बबीता पांडे जल्द से जल्द सकुशल हम लोगों के बीच लौट आए। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए आयुष चौधरी। टिहरी जिले में आज एक दुखद घटना सामने आई है कि देवप्रयाग के पास आज एक इनोवा कार खाई में जा गिरी, जिसमें बताया जा रहा है कि 8 लोग सवार थे और इन 8 में से एक जो घायल व्यक्ति है उनको स्थानीय और आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा उनको रेस्क्यू करके श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया और जो 3 जो मृतक लोग हैं उनको भी निकाल दिया गया है। साथ ही जो 4 लोग हैं वो अभी लापता हैं और इनको ढूंढने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम मौके पर है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो ये यात्री थे वो राजस्थान के बताए जा रहे हैं और यह बद्रीनाथ से हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। टीबीपी जवान की मां के कटे हुए हाथ का मामला अब उलझता जा रहा है। पहले न्याय की लड़ाई लड़ने को मजबूर जवान अब कटे हुए हाथ की हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच का इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया कटा हुआ हाथ अभी भी बॉक्स में बंद है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की ओर से अब पत्र का खेल शुरू हो गया है। सोमवार को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने पत्र लिखकर पुलिस और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को 6 सदस्यीय टीम का गठन कर पहले डीएनए जांच की मांग की और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराने की बात लिखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरहद पर रक्षा करने वाले इस जवान की न्याय कब तक मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, कानपुर। एक व्यक्ति के पेट में दर्द होने के बाद वह जब दवा लेने हॉस्पिटल पहुंचता है तो व्यक्ति के पेट में दर्द का जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिखते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है तो पुरुष के पेट में बच्चेदानी का जिक्र करके उसका 1 हफ्ते का इलाज भी किया जाता है। हम आपको बता दें जिस हॉस्पिटल पर हम मौजूद हैं यह जे हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी समेत जिले के सभी अधिकारियों से शिकायत किया कि उसके पेट
पेट में दर्द था और इसी अस्पताल पर वह दवा कराने के लिए आया था, जहां डॉक्टरों ने बाकायदा उसका 10 दिन तक इलाज भी किया और एक व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड हुआ, जो अल्ट्रासाउंड यही हुआ और अल्ट्रासाउंड में उसके पेट में बच्चेदानी का जिक्र किया गया और उसका बाकायदा इलाज और दवा भी 10 दिन तक लगातार चलती रही। ऐसे में डॉक्टरों की गैर जिम्मेदाराना रवैया इसी से पता चलता है कि वह किस तरीके से मरीजों के साथ पेश आते हैं और कैसे उनका रवैया रहता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि शिकायत के बाद ऐसे गैर जिम्मेदाराना हॉस्पिटल पर या संचालक पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आपने अभी जो बताया तो मेरी जानकारी में आया है, इसके लिए जो हमारे नोडल साहब हैं उनको भेज करके और उसकी जाँच कराते हैं और जैसा भी होगा फिर उसी हिसाब से करवाएंगे। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। मेरठ कैंट के सेंसिटिव मिलिट्री एरिया में अजनबी ड्रोन की मौजूदगी ने मेरठ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पिछले कई दिनों से मेरठ कैंट इलाके के आसमान में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की सूचनाओं के बाद सेना, पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मिलिट्री एरिया के ऊपर ड्रोन की गतिविधियां सामने आने के बाद पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। सेना के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तत्काल सूचना दी। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। रात के अंधेरे में उड़ते इन ड्रोन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खुफिया एजेंसियां इस पहलू की गहनता से जांच कर रही हैं। सेना की सूचना के बाद मेरठ पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, सर्विलांस टीम और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। कैंट क्षेत्र और उससे सटे इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं, जबकि ड्रोन की कंट्रोल लोकेशन और ऑपरेटर तक पहुंचने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है। इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देखा जा रहा है। ड्रोन उड़ाने वाले की पहचान कब तक हो पाती है और जांच में आखिर क्या खुलासा सामने आता है। फिलहाल मेरठ कैंट में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दिया गया है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। नोएडा ग्रेटर नोएडा में अब इलेक्ट्रिक बसों का सफर तेज हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक बस अब सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। यहाँ पॉल्यूशन भी मुक्त होगा, पेट्रोल डीजल की भी कहीं ना कहीं बचत होती जाएगी। आपको बता दें 15 जून से 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें अब लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जाएंगी, जहां 500 बसों तक इसका पूरी तरह विस्तार होगा, जहां नोएडा ग्रेटर नोएडा में ये बसों का परिवहन होगा और आने वाले समय में जेवन एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी की जाएगी। आपको बता दें 100 इलेक्ट्रिक जो सिटी बस होंगी वो लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी और साथ ही सेक्टर 90 में जो बस डिपो पर चार्जिंग सिस्टम बनाए गए हैं 15-15 मिनट के अंतर रहेगा, जिसके बाद चार्जिंग की जा सकेगी और लगभग 2 लाख यात्रियों को इसका फायदा होगा। आने वाले समय में लगभग जो चार्जिंग होगा बस पॉइंटों का वो लगभग 2 घंटे में चार्ज हो सकेंगी। पूरी तरीके से अब नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो चार्जिंग पॉइंट है वो लगाए जा रहे हैं। तेजी से जिस तरह चार्जिंग पॉइंट लगेंगे सीधी तौर पर नोएडा के साथ साथ जेवन एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए पूरा जोर दिया जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ किया है, एक समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें सख्त आदेश दिए गए हैं और इलेक्ट्रिक बसों का जो दौर है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अब देखना होगा इलेक्ट्रिक बस किस तरह सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। ग्रेटर से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व एक प्रेरणा स्रोत की तरफ देखता है और साथ ही आज का युवा उनके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। उनका नाता वाराणसी से भी रहा। वाराणसी में आज जो आपको खंडर रूपी ये इमारत दिखाई दे रही है, ये दरअसल गोपाल लाल विला है और यहीं पर अपनी मौत से कुछ दिनों पहले स्वामी विवेकानंद रहे। साल था 1902 और फरवरी से मार्च के महीने तक वो यहाँ पर रहे। 35 दिनों का समय बताया जाता है। इस दौरान 9 फरवरी और 10 फरवरी के उन्होंने यहाँ से 2 पत्र भी लिखे जो आज भी मौजूद हैं। पर समय के साथ उनकी स्मृतियों को सहेजा नहीं गया, बल्कि गोपाल लाल विला एक खंडर में तब्दील हो गया। काफ़ी
बड़े परिसर में फैला ये गोपाल लाल विला आज अतिक्रमण के बाद बहुत कम यहाँ पर जो जगह है वो बची है, पर अब देर से ही सही सरकार ने सुध ली है। अब इस गोपाल लाल विला को स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाना है। यहाँ पर जहाँ पर आप देख सकते हैं खंडर है, वहाँ पर अब ध्यान केंद्र होगा, कम्युनिटी हॉल होंगे, गेस्ट हाउस होंगे और स्वामी जी से जुड़ी हुई वो यादें यहाँ पर सजोई जाएंगी जिनसे आज का युवा प्रेरणा ले सके। तो खंडर में तब्दील इस गोपाल लाल विला को स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में अब तैयार करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और जल्द ही सरकार यहाँ पर एक भव्य स्मारक तैयार कराएगी। बताया जा रहा है कि 25 करोड़ की लागत से ये स्मारक तैयार होगा और जो स्मारक तैयार होगा वहाँ पर ध्यान केंद्र भी रहेंगे और आज का जो युवा है, जो नए भारत की युवा पीढ़ी है, वो यहाँ पर आए और स्वामी जी की पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें, उनसे प्रेरणा ले। यही इस स्मारक का मुख्य उद्देश्य भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। दिल्ली में 5 बोट क्लब को खाली करने का आदेश जो है वो डीडीए के द्वारा दिया गया है, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इस वक्त हम सोनिया विहार में मौजूद हैं और आप हमारे पास ये सामने देख सकते हैं, ये 5 जो क्लब हैं वो यहीं पर स्थित हैं। इसमें से 2 जो हैं वो प्राइवेट क्लब हैं, कुछ सरकारी क्लब हैं जिन्हें खाली करने का आदेश जो है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। जिसमें से एक ये क्लब है जिसे खाली करने के लिए जो नोटिस है वो यहाँ पे चिपकाया गया था, लेकिन किसी ने इस नोटिस को हटा दिया है। अब इस क्लब की ये स्थिति है कि यहाँ से सारा सामान जो है वो हटाया जा रहा है। विगत कुछ दिनों पहले यहाँ पे नोटिस जो है वो डीडीए के द्वारा चिपकाया गया था और अब देखिए ये सभी बोट क्लब जो थे इसे तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है और सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये ज़मीन है ये सरकार की है, इसे खाली किया जाए। अब इसको लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो स्पोर्ट्स जो देखते हैं, जो खेलते हैं, उनके लिए हो रहा है। करीब 60 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पे प्रतिदिन बोटिंग करने आते थे। अलग अलग तरीके के बोट होते हैं और अब देखिए क्या स्थिति है कि इस पूरे इलाके को जो है वो बंजर कर दिया गया है। देखिए वज़ीराबाद वाटर स्पोर्ट्स क्लब था और यहाँ पे स्विमिंग से संबंधित सभी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती थी, लेकिन सरकार के आदेश के बाद और ये साफ तौर पे कहा गया कि इसे खाली करने के लिए, नहीं तो वो खुद खाली करेंगे और मजबूरन ये पूरे इलाके को खाली करना पड़ा, तोड़ा जा रहा है। सरकार ने सीधा आदेश जो है वो दिया है और कहा है कि जो खाली है वो कर दिया जाए। स्पोर्ट्स क्लब के सभी जो सामान थी उसे हटाया गया है, बोट्स को हटा दिया गया, पेडल को हटा दिया गया और ये जो बनाया हुआ था पूरा स्पोर्ट्स क्लब उसे खुद से उजाड़ना पड़ गया। ये पूरी तस्वीर सोनिया विहार की है जहां पर स्पोर्ट्स क्लब था, लेकिन अब यहां से ना तो चैंपियन निकल पाएंगे ना ही कोई दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ उत्कर्ष, दिल्ली। मानसून तो अभी नहीं आया, लेकिन प्री मानसून की बारिशों ने देहरादून को आज फिर पानी पानी कर दिया। भीषण गर्मी के बीच ये बारिशें लोगों को राहत दे रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहर के बीचों बीच और तकरीबन देहरादून से महानगर और उसके आसपास के इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो रही है। इन बारिशों ने गर्मी से राहत दी है और जो खेती बाड़ी का जो मामला है, जो खेती किसानी है, उससे भी मतलब लोगों को सिंचाई करने से भी काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि इस समय किसानों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी हो गई थी, क्योंकि भीषण गर्मी हो रही थी और सिंचाई में काफ़ी डीजल खर्च हो रहा था और साथ ही साथ नहर का पानी भी। तो अब किसानों ने राहत की सांस थोड़ी ली होगी अगर किसानों के खेतों में दूर तक बारिश हो रही होगी। अन्यथा अभी जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, आम शहरवासी हैं, तो उनको काफ़ी राहत इस समय मिलती दिख रही है। और तेज़ हवाओं के साथ पिछले 1-2 घंटे से देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट तो दर्ज की जा रही है, लेकिन इस बारिश का अपना फ़ायदा होगा। एक तो भीषण गर्मी में एसी और तमाम दूसरे उपकरण चलने से बिजली की खपत बहुत हो रही थी, उससे अब राहत मिलेगी। एक तो बिजली खपत कम होगी, एक पानी की भी खपत थोड़ी कम होगी और जो भी चीज़ें हैं, ये आम आदमी का जो कामकाज पर गर्मी का फ़र्क पड़ रहा था, तो उससे भी हर व्यक्ति को यहाँ पर निजात मिलेगी। और ये बारिश अभी प्री मानसून है, अभी मानसून का इंतजार किया जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।